जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूँ इतिहास का एक ऐसा चैप्टर जहाँ से धार्मिक आंदोलन के बाद 16 महाजनपद का उदय होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भी उससे पहले जितनी भी चीजें हैं जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, सभी के बारे में हमने पढ़ रखा है और हमने सारी वीडियो अपनी प्लेलिस्ट पे अपलोड कर रखी है। अगर आप मेरे चैनल पे जो कोई नए हो तो वो मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर मेरी सारी वीडियो को देख सकता है ताकि उसको उन्हें 16 महाजनपद को पढ़ने में आसानी हो और अच्छे से वो समझ में आए। तो चलिए, वादे के मुताबिक जैसे मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ आपसे कि पढ़ाऊंगा ऐसे कि भूल नहीं भूल जाओगे। सारी नोट्स यहीं से तैयार होगी। मैं हर बार कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें और मेरे साथ लगे रहें। आपको हर चीज यहीं पे मिलने वाला है। तो चलिए, बगैर देरी करे शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, 16 महाजनपद, सबसे पहले हम जान लें 16 महाजनपद क्या है, क्या चीज। 16 महाजनपद का उदय कैसे हुआ, तो सब चीजों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, अब आपको बताते हुए चलेंगे। उसके लिए आप परेशान ना होंगे। देखिए, 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जहां धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ। देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस सब चीजों का जो विस्तार हुआ वही सब बता रहे हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जहां धार्मिक क्रांति का अत्यधिक विस्तार हुआ। फिर आगे देखें, वहीं धार्मिक क्रांति के साथ साथ लोगों के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में परिवर्तन होने लगे। ठीक है, हम सारी चीजें क्लियर कर देंगे, आप बिल्कुल परेशान हो, इतना आप लिखते भी चले, मेरी बात सुनते चले। तो मैंने लिखा फिर आगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का प्रयोग होने के कारण छोटे छोटे कबीले वे राज बनते चले गए। देखिए, ऐसा हुआ कि जब लोहे का प्रयोग होने लगा तो लोहे का प्रयोग जिससे खेती करने में भी आसानी हो गई। लोगों ने खेती में लोहे के जैसे हल बनाए तो उससे खेती करने में आसानी हो गई। दूसरी बात, योद्धाओं के लिए जो छत्री हुआ करते थे, योद्धा हुआ करते थे, सिपाही जो जंग किया करते थे, उनके लिए लोहे का जब वो तलवार बनानी शुरू की, वो टूटती भी नहीं थी और काफी वक्त तक चलने लगी। तो किसान खेती का विस्तार भी, उसके लिए लोहे का प्रयोग और जंग के लिए भी प्रयोग और भी बहुत सारी चीजों के लिए जब लोहे का प्रयोग होने लगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में तो इन लोगों ने एक चीज सोची कि क्यों हम दूसरे के अंडर में काम करें, क्यों हम दूसरों के लिए काम करें, क्योंकि जब हर सब चीजें मेरे पास ही पर्याप्त है तो क्यों ना हम अपना ही कबीला बनाए और राज्य बनाए, तो हम किसी की गुलामी अब नहीं करेंगे। तो जो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, जैसे 4 तंबू गाड़ दिया इधर तो एक कबीले वहां के एक राजा हो गया, तो वही उसी कबीले को ना वो कई कबीले इकट्ठे हो गए तो वो राज्य में बदलते हुए चले गए। अब फिर वही राज्य से वो जनपद और महाजनपद में बदल गए। तो वही चीज मैंने आगे लिखा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का प्रयोग होने के कारण छोटे छोटे कबीले जो थे वे राज्य बनते जा रहे थे। जनपद तथा महाजनपद का भी उदय हो गया। बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि छोटे छोटे कबीले जो थे वो राज्य में बदलते चले गए और जनपद तथा महाजनपद का भी उदय हो गया। देखिए, सबसे छोटा क्या होता था? सबसे छोटा होता था कबीला। फिर इससे जो बड़ा होता था वो होता था ग्राम। फिर ग्राम से जो बड़ा होता था वो उसका नाम है जन। जन से बड़ा जो होता था जनपद और जनपद से जो बड़ा होता था महाजनपद। तो इन लोहे के ही कारण कबीला जो बना ग्राम में
ग्राम बदला जन में, जन बना जनपद और जनपद से बना महाजनपद में बदल गया। देखिए फिर मैं समझाऊं, जैसे दो दो झोपड़ी है या दो घर है, उस दो घरों में कई लोग आके और अपनी अपनी झोपड़ियां बसा ले तो वो ग्राम में बन गया। जब ग्राम बना, जैसे आजकल के गांव, ठीक है, गांव में, गांव में जब मतलब कई लोग आके बस गए तो वो ग्राम बन गया। फिर और भी कई कबीले के लोग आए, वो ग्राम में जब बसना शुरू कर दिया, अपने अपने तंबू, अपने अपने झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी, तो वो बन गया जन, कहा गया उसे। जन से भी बना जनपद। जैसे होता है ना, आप किस जनपद के रहने वाले हैं, तो प्रयागराज जनपद के रहने वाले हैं, कोई लखनऊ का है, कोई अंबेडकर नगर का है, मतलब हर जगह अपना अपना नाम है जहाँ पर। तो जनपद जब बना, तो जनपद में भी कई जब ग्राम, कई जन, कई कबीले, ये सब जब इंक्लूड हो गए जनपद में, तो उसको दे दिया गया महाजनपद नाम। ठीक है, जैसे अपना एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए भारत। भारत में क्या है, कई राज्य इकट्ठा है, ठीक है, कई जिले हैं, कई राज्य हैं, ठीक है, ये सब चीज पढ़ के एक महाजनपद बन गया, जिसका एक नाम पड़ गया भारत। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ठीक है। तो महाजनपद में बदल गया। फिर देखिए आगे कि गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध के जन्म से पहले, गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी में भारतवर्ष जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। अब ये 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जैन धर्म, इन सब चीजों से पहले ही जितनी भी चीजें थी, ये जो भारत में 16 महाजनपद में बढ़ चुका था, इन सब चीजों की जानकारी हमें बौद्ध धर्म के जो एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ के अनगुत्तर निकाय, किससे, अनगुत्तर निकाय से मिलती है। अनगुत्तर निकाय, या उसे फिर आप महावस्तु भी कह सकते हैं। अनगुत्तर निकाय व महावस्तु तथा जैन साहित्य के भगवती सूत्र से मिलते हैं। तो आपने देखा, आपने क्या देखा कि जो भारत में 16 महाजनपदों का उदय हो गया था, वो बौद्ध ग्रंथ के अनगुत्तर निकाय व महावस्तु और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें मिलती हैं। ये दो बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद हो जानी चाहिए और याद कर लीजिए कि अनगुत्तर निकाय व महावस्तु और जैन साहित्य के भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों क्या जानकारी मिलती है। ये बात आप लोग प्लीज नोट भी कर लें और याद भी कर लें। जल्दी से लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि लोहे का प्रयोग होने के कारण उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में छोटे छोटे जो कबीले थे वो राज बनते जा रहे थे, सिर्फ लोहे का प्रयोग होने की वजह से। क्योंकि क्षत्रियों को लड़ने के लिए लोहा मिल गया, जिससे वो तलवार का प्रयोग करने लगे, और किसानों के हल मिल गए जिसमें लोहा लगा के उन्होंने खेती करनी शुरू कर दी। इसी वजह से इन्होंने सोचा कि हम किसी की अब गुलामी नहीं करेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा होता है कबीला, फिर होता है ग्राम, ग्राम से बड़ा होता है जन, जन से बड़ा होता है जनपद, और जनपद से बड़ा होता है महाजनपद। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद जो है भारतवर्ष में 16 महाजनपद का उदय हो चुका था, मतलब बटा हुआ था। ठीक है, तो 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अनगुत्तर निकाय व महावस्तु से प्राप्त होती है, और जैन धर्म के जैन साहित्य, मतलब जैन धर्म के जैन साहित्य से हमें के भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए फिर हम लोग अब आगे देखते हैं। तो हमने ये देखा कि बौद्ध ग्रंथ अनगुत्तर निकाय व महावस्तु तथा जैन धर्म के किससे, जल्दी से बताइए, जैन धर्म के जैन साहित्य के भगवती सूत्र से हमें किससे,
भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये पता चलता है उल्लेख के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, पूरे 16 महाजनपद के बारे में, कि महाजनपद 16 महाजनपद, उसकी राजधानियां क्या थी, आधुनिक नाम क्या है, महाजनपद के नाम कौन कौन से, सारी चीजें अब हम लोग पढ़ते चलेंगे। चलिए बगैर देरी करें शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला महाजनपद हमने जो लिखा है उसका नाम है अंग। अंग एक महाजनपद का नाम है जिसकी राजधानी चंपा, प्राचीन नाम क्या था, मालिनी। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या है, चंपा है, और जिसका प्राचीन नाम है मालिनी। और आधुनिक नाम जो आज हम लोग, आधुनिक का मतलब आज का, ठीक है, आज जिस नाम से उसे जाना जाता है उस स्थान को, उसे कहते हैं भागलपुर मुंगेर। ये है बिहार में। चलिए आगे देखें कि मगध जनपद जो है ये सबसे शक्तिशाली जनपद है, ये भी याद रखें आप लोग, मैं आगे पढ़ाऊंगा भी। मगध जनपद महाजनपद की राजधानी जो है गिरिब्रज, कहाँ है, गिरिब्रज राजगिरी में, जिसका आधुनिक नाम पटना गया बिहार है। ठीक है, तीसरा महाजनपद का नाम है मल, जिसकी राजधानी है कुशीनारा। क्या नाम है, कुशीनारा। कुशीनारा का आधुनिक नाम, आज जिस कुशीनारा को जिस नाम से आज हम लोग जानते हैं उसे कहते हैं देवरिया। देवरिया और गोरखपुर के स्थान को हम लोग कुशीनारा पहले कहा जाता था। ठीक है, कुशीनारा राजधानी थी। ठीक है, अब आधुनिक नाम क्या है, देवरिया गोरखपुर। फिर चौथा है वज्जी। वज्जी की राजधानी है वैशाली, मिथिला भी कहा जाता है इसको। अब आधुनिक स्थान इसका नाम है वैशाली मुजफ्फरपुर। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर पांचवी महाजनपद का नाम है काशी। काशी की राजधानी थी वाराणसी, और आज भी आधुनिक नाम इसका वाराणसी ही है, नाम इसका बदला नहीं। फिर छठवीं महाजनपद का नाम देखें, जिसका नाम है कोसल। कोसल, ठीक है, और जिसकी राजधानी है श्रावस्ती अयोध्या, जो फैजाबाद में है। और इसे ही अयोध्या को ही राम की जन्मभूमि कही जाती है, श्रावस्ती अयोध्या। और इसका आधुनिक नाम अयोध्या ही है, और जो फैजाबाद में। फिर सातवीं देखिए, वत्स महाजनपद जो है इसकी राजधानी है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है ना वो प्रयागराज, प्रयागराज का पहला नाम क्या था, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो प्रयागराज से में ही, प्रयागराज का ही एक स्थान था कौशाम्बी, जिसको अब अलग कर दिया गया है, वो एक जिले के रूप में हो गया है। तो बिल्कुल सटा हुआ है, प्रयागराज से सटा हुआ ही है, जिसको कौशाम्बी के नाम से जाना जाता है। तो वहां का जनपद जो का नाम था वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और कौशाम्बी आधुनिक नाम भी उसका कौशाम्बी है, जो प्रयागराज के आसपास की जगह है। फिर आगे देखें, महाजनपद में एक जनपद आता है जिसका नाम है पंचाल। पंचाल, इसका दो है, एक उत्तरी पंचाल था और एक दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल का नाम है, राजधानी थी अहिच्छत्र, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। क्या नाम है, आहिच्छल, और दक्षिणी पंचाल का नाम है काम्पिल्य। और आधुनिक स्थान इसका नाम है बरेली, फर्रुखाबाद और बदायूं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आप लोग जल्दी से नोट डाउन भी कर लें, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अभी 8 महाजनपद और बचे हैं, हम आगे देखते हैं। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लें। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट कर लिए होंगे और मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने 8 जनपद महाजनपद तक पढ़ लिया। अब हम लोग आगे देखें, 9वां महाजनपद है जिसका नाम है कुरु। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इसको कुरु के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी है
इंद्रप्रस्थ। क्या क्या राजधानी है? इंद्रप्रस्थ। और इसका आधुनिक नाम जो है वो है दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अब देखें आगे 10वां महाजनपद है जिसका नाम है चेदी। चेदी को की राजधानी सोथिवती या फिर सुक्तिमती भी कहा जाता है। इसका आधुनिक स्थल है बुंदेलखंड। फिर 11वां महाजनपद का नाम है सूरसेन, जिसकी राजधानी थी यह है मथुरा और आधुनिक स्थान इसका मथुरा में ही है। 12वीं राजधानी देखें महाजनपद अवंती। ठीक है, और राजधानी इसकी है उत्तरी जो राजधानी है वो उज्जैन है और जो दक्षिणी राजधानी है वो माहिष्मती। याद है आपको बाहुबली और भल्लादेव की बाहुबली मूवी में माहिष्मती है ना, माहिष्मती साम्राज्य, तो उससे आप लोग याद कर सकते हैं अवंती जो उत्तरी राजधानी थी उज्जैन थी और दक्षिणी राजधानी जो थी माहिष्मती है। और जो आधुनिक नाम हम लोग जानते हैं उस आधुनिक नाम को हम लोग मालवा का क्षेत्र कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आगे देखें 13वीं जो महाजनपद है उसका नाम है मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराटनगर। ठीक है, विराट कोहली के नाम से आप लोग रिलेट कर लीजिएगा कि मत्स्य विराट कोहली मछली बहुत खाते हैं। ऐसे याद करिएगा कि विराट कोहली मछली बहुत खाते हैं। जो जयपुर, अलवर और भरतपुर उनको पसंद है। तो मत्स्य जो की राजधानी जो है विराटनगर और उसका आधुनिक नाम है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को। अलवर और भरतपुर ये आधुनिक नाम है। फिर देखिए 14वां महाजनपद का नाम है असमक, जिसकी राजधानी है पोतन या पोटली और आधुनिक स्थल का नाम है कि गोदावरी नदी का दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। असमक एक ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत का जो है ना, दक्षिण गोदावरी नदी का जो भाग है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। मतलब कि भारत का जो नक्शा है दक्षिण भारत का, वहां का एकमात्र महाजनपद है जिसका नाम असमक है। फिर आगे देखें गंधार, हमारी 15वीं महाजनपद का नाम है गंधार। गंधार की राजधानी है तक्षशिला और आधुनिक नाम इसको हम लोग जानते हैं रावलपिंडी एवं पेशावर के नाम से। कहाँ पर है ये? पता है ना पेशावर कहाँ है? बस तो ठीक है, अच्छी बात है अगर आप लोग को पता है। तो नहीं पता है तो हम आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। फिर क्रम में देखें 16वें महाजनपद का नाम है कंबोल, जिसकी राजधानी है हाटक, राजपुर या कश्मीर। ठीक है, तो हाटक राजपुर। तो शायद यहाँ दिख नहीं रहा तो ऊपर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं हम, इसको देख लीजिएगा। एक जहां और वो कश्मीर। ठीक है, तो हाटक, राजपुर या फिर कश्मीर। इसकी आधुनिक नाम है उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये पूरा अफगानिस्तान लिखा है, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो कंबोज की राजधानी क्या है? आप लोग जल्दी बताएं, हाटक, राजपुर या कश्मीर। और आधुनिक नाम इसका क्या है? उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आप लोग जल्दी जल्दी नोट करते रहे और मैं आपको रिपीट भी करता जाऊं। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, आधुनिक स्थान का नाम है दिल्ली, मेरठ, हरियाणा। चेदी का राजधानी है सोथिवती या सुक्तिमती, जिसका आधुनिक स्थान है बुंदेलखंड। और सूरसेन की राजधानी है मथुरा और आधुनिक स्थल का नाम है मथुरा ही। ठीक है, चलिए। अवंती की राजधानी है उत्तरी उज्जैन और दक्षिणी माहिष्मती, जिसका आधुनिक स्थान है मालवा क्षेत्र। मत्स्य की राजधानी है विराटनगर और आधुनिक स्थान है जयपुर, अलवर, भरतपुर। और असमक की राजधानी है पोतन या पोटली, आधुनिक स्थल है गोदावरी नदी का दक्षिण
गोदावरी नदी, ठीक है, जो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। गंधार की राजधानी है तक्षशिला और आधुनिक स्थल है रावलपिंडी एवं पेशावर। और कंबोज की राजधानी हाटक, राजपुर, कश्मीर, और जिसकी आधुनिक स्थल है उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि 16 महाजनपद की राजधानियां, आधुनिक नाम, क्या क्या नाम था, सारी चीजें देख लिया। अब हम ये देखेंगे कौन सा महाजनपद किस राज्य में कितना है। जैसे उत्तर प्रदेश में 8, ठीक है, बिहार में 3, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1 और भारत के बाहर कितने हैं, 2। तो वो सारी चीजें हम लिखेंगे और प्लस उनके नाम भी लिखते चलेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद हैं। कौन कौन से? तो पहला काशी, वत्स, कोसल, मल, पंचाल, चेदी, कुरु और सूरसेन। ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। फिर बिहार में 3 महाजनपद हैं जिनका नाम है अंग, मगध और वज्जी। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद, ठीक है। मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो ये चीज आपको ख्याल ख्याल रखना चाहिए। हम सब चीजें आपको बताएंगे, आगे बताएंगे, हर तुरंत नहीं। और फिर राजस्थान में एक महाजनपद है जिसका नाम है मत्स्य। और मध्य प्रदेश में भी एक महाजनपद है जिसका नाम है अवंती। और दक्षिण भारत में भी एक महाजनपद है जिसका नाम है अस्मक या फिर अश्मक। अब भारत के बाहर 2 महाजनपद है, गंधार और कंबोज, ठीक है। जैसे हमने बताया था ना उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और एक बताया था मैंने पेशावर में है, तो वो हमने आपको ये बता दिया कौन कौन से थे, गंधार और कंबोज। ये दोनों है जो भारत के बाहर है और सारी चीजें हमारी भारत के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। देखिए गलतियां हम लोग हमेशा यही करते चले आए हैं कि कोई भी क्लासेस देखते हैं या फिर किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि बस शुरू किया हूँ और आज ही खत्म हो जाए। लेकिन मेरे दोस्त, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। जो गलतियां लोगों ने किया, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप भी वो गलती करें। थोड़ा थोड़ा पढ़िए ताकि आपको हर चीज याद होती रहे, आप उसका रिवीजन कर सकें। वरना आप सिर्फ नोट्स ही बनाते चलेंगे, आपको कुछ याद नहीं होगा। इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें और अच्छा पढ़ें। देखिए इसको भी आप अगर रिवीजन करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आप लेकिन याद हो जाएगा। एग्जाम के टाइम में क्या होता है, जब इंसान जल्दीबाजी करता है, पढ़ लेता है, लेक्चर सुनता है, 3-3 घंटे 4-4 घंटे का नोट तो बना लेता है, पढ़ लेता है, किताबें खोलता है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ तो लेता है। लेकिन वही क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो दिमाग में लगता है यार ये तो मैंने पढ़ा था, पर इसका आंसर ये होगा कि ये होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप मुझसे जुड़े हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि पेशेंस रखिए, परेशान मत होइएगा। मैं सारी चीजें आपको याद कराता चल रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज याद हो जाए और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नई उमंग नए जोश के साथ। और कल हम आपको पढ़ाएंगे मगध का उत्कर्ष, फिर उनके बाद हर्यक वंश में कितने शासक हुए। अब तो शुरू होगा ना मार काट, दंगे फसाद, ये उसने ऐसे मारा, उसने इसको ऐसे मारा। अब तो शुरू होगा इतिहास का इंटरटेनमेंट की चीजें, जिसको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। बस मिले रहें और जुड़े रहें मुझसे, ठीक है। मिलते हैं नई उमंग नए जोश के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।